Hello dear students, good morning to all of you. You are welcome to this channel. हमें 12th क्लास का जो आपका फर्स्ट चैप्टर कंपोजिट फंक्शंस था उसमें एक्सरसाइज 1.1 कर चुके थे और एक्सरसाइज 1.2 से हमने पहले जो इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर इनवर्स फंक्शन जो था उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलती है उस प्लेलिस्ट में आप क्लिक करके जो प्रीवियस वीडियोस प्रोवाइड आपको करवा रखे हैं उनको आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस लेके चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिएगा, एक्सरसाइज 1.2 में हम इनवर्स फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपको ये पहले बता दिया था कि इनवर्स फंक्शन क्या कौन से टाइप के फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। ये बताया था कि फंक्शन का 1 ऑन टू होना जरूरी है, यानी फलन यदि एक ही आच्छादक फलन होगा तो ही उस फलन का हम प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। ये फलन की बेसिक डेफिनेशन से आता है। तो देखिएगा 1.2 में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लिखा देखो, पहला क्वेश्चन आपका, यदि सेट ए आपको दे रखा है 1 2 3 एंड 4 और सेट बी आपको दे रखा है ABCD, तो आपको ये बोला है आपको समुच्चय ए से समुच्चय बी में 4 एक आच्छादक फलन परिभाषित करने हैं। और ये भी बोला है कि उनके प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको 4 फलन परिभाषित करने हैं और वो भी कैसे होने चाहिए, एक ही आच्छादक फलन होने चाहिए। आपको ये बताया था एक ही आच्छादक फलन की मैपिंग किस टाइप की होती है। ए से सेट बी में यदि आपको फलन परिभाषित करना है, क्योंकि इसमें बोला है ए से बी में, तो ए वाले सेट के प्रत्येक सदस्य का सेट बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, एक का एक ही होना चाहिए, तभी वो एक ही बनेगा। और आच्छादक होने का मतलब बी में कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। आच्छादक होने का मतलब क्या होता है, दूसरा जो समुच्चय है उसके अंदर कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। और एक ही होने का मतलब क्या हुआ, एक का कनेक्शन एक के साथ नहीं होना चाहिए, एक का कनेक्शन एक के साथ में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एक ही आच्छादक फलन बोलेंगे। राइट स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मैं इस टाइप के फलन बनाऊं, जैसे मान लो फंक्शन फर्स्ट, मेरे को 4 फलन बोले हैं, इसमें 4 फलन परिभाषित करने हैं, तो मैं f1 f2 f3 f4 ये निकाल लेता हूं। 4 फलन हो जाएंगे आपके f1 f2 f3 f4। तो f1 फलन परिभाषित कर रहे हैं हम एक ही आच्छादक फलन। सेट ए में कौन कौन से दे रखे हैं इनको देख लें आप। जैसे मान लो ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है और ये 4 है। राइट स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है कि सेट बी में आपके सदस्य हैं ए, ये बी है, ये सी है सपोज, और ये डी है। देखिएगा, फलन होना चाहिए एक ही आच्छादक, तो एक का कनेक्शन एक के साथ में बनाना है, एक का कनेक्शन एक के साथ में बनाना है। तो आप देखें, सबसे पहले तो ये डॉट लगाते हैं, तो वो इस साइड में लगाते हैं, नंबर्स को इस साइड में लिखते हैं। जब दूसरे समुच्चय की बात होती है तो डॉट आप पहले लगाते हो और नंबर्स को बाद में लिखते हो। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि डॉट से कनेक्शन बन जाए डॉट का। यदि पहले नंबर लिख देंगे तो डॉट फिर नंबर को काट देगा जब कनेक्ट करोगे।
तो हम एक एक की बात कर रहे हैं, तो इसका एक के साथ में कनेक्शन कर दिया, इस पॉइंट का भी एक के साथ में कनेक्शन कर दिया, इस पॉइंट का भी एक के साथ में कर दिया, इस पॉइंट का भी एक के साथ में कर दिया। आप देखेंगे एक सदस्य का जो कनेक्शन है वो एक के साथ में ही है, तो इसका मतलब फलन एक एक ही हो गया और फलन आच्छादक भी होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि बी में ऐसा कोई सदस्य खाली नहीं छूटा है जिसका अपने पुराने डोमेन वाले सेट में कोई लिंक ना हो। इसके सारे सदस्य जुड़े हुए हैं और एक सदस्य का जुड़ाव एक से ही है, इसका मतलब ये फलन आपका एक एक ही आच्छादक फलन हो गया। तो देखो F1 की मैपिंग को हम क्रमिक युग्म के रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, देखो समुच्चय बनाना है आपको। जब इनपुट 1 दे रहे हो तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, A मिल रहा है। जब आप इनपुट 2 दे रहे हो फलन में तो आपको आउटपुट मिल रहा है B, 3 से आपको C मिल रहा है और 4 से आपको D मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फंक्शन 1 हो गया। हमने एक एक आच्छादक फलन लिख दिया। ऐसे ही हम कोई दूसरा एक एक आच्छादक फलन भी लिख सकते हैं। आप देखें इसी मैपिंग को थोड़ा चेंज कर दें। जैसे मान लो आपका सेट ये A है, ये सेट B है। एक दूसरा आप एक एक आच्छादक फलन F2 परिभाषित करना चाहें तो ये आपके पास में 4 बिंदु हैं, 1 2 3 और 4। यहां पे आपके बिंदु हैं ये 4, A B C और D। अब मैं एक एक आच्छादक फलन बनाना चाहता हूं, तो आप देखो इसका मैं लिंक यदि इससे बना लूं, इसका लिंक मैं इससे बना लूं, इसका लिंक इससे बना लूं, इसका लिंक इससे बना लूं, आप देखेंगे कि एक सदस्य का लिंक एक के साथ में ही है, एक सदस्य का संबंध एक के साथ में है और बी में कोई खाली भी नहीं छूटा हुआ है। इसका मतलब ये फलन की मैपिंग जो दिखाई दे रही है वो आपकी एक एक आच्छादक वाली है। ओके, तो आप इसको क्रमिक युग्मों के रूप में कैसे लिख सकते हैं। एक इनपुट से बी आउटपुट आ रहा है, 2 इनपुट से ए आउटपुट आ रहा है, 3 इनपुट से सी आउटपुट आ रहा है और 4 इनपुट से आपका डी आउटपुट आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये दूसरा फलन परिभाषित कर सकते हैं जो एक एक ही है और आच्छादक है। ऐसे ही आप F3 बना सकते हो। जैसे मान लो दूसरी मैपिंग बनाए हम इसी टाइप की, ये देखिएगा समुच्चय A है, ये समुच्चय आपका B है। ये मैं तीसरा फलन परिभाषित करना हूं, 1 2 3 और ये 4। A पॉइंट है, ये B है और ये C है, ये D है आपका। देखिएगा एक का लिंक मैं बना दूं D के साथ में, 4 वाले का लिंक बना दूं मैं A के साथ में, 2 वाले का लिंक बना दे B के साथ में, 3 का लिंक बना दे C के साथ में। देखिएगा एक का कनेक्शन एक के साथ में ही है, इसका कनेक्शन भी एक के साथ में ही, इसका भी एक के साथ में, इसका भी एक के साथ में ही है। तो फलन एक एक ही है और आच्छादक क्यों है, क्योंकि बी में कोई खाली नहीं छूटा हुआ है, सभी सदस्यों का लिंक है। तो आप लिख सकते हैं F3 आपका एक एक ही आच्छादक फलन है। और इसको क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में कैसे लिख सकते हैं। एक आपने इनपुट दिया तो आपको डी आउटपुट मिला, आपने 2 इनपुट दिया तो बी आउटपुट मिला, आपने 3 इनपुट दिया तो सी आउटपुट मिला है, 4 इनपुट देने से आपको ए आउटपुट मिला है। यह आपका फलन हो गया थर्ड। ऐसे ही आप यदि F4 यानी चौथा फलन परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिएगा यह आपका ए समुच्चय है, यह आपका समुच्चय बी है। फलन 4 परिभाषित करना चाहते हैं। देखिएगा इसका कनेक्शन इसके साथ में बना दिया, इसका कनेक्शन इसके साथ में बना दिया, इसका कनेक्शन इसके साथ में बना दिया, इसका कनेक्शन इसके साथ में बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, फलन एक एक ही है और आच्छादक भी है क्योंकि खाली नहीं छूटा हुआ कोई। तो आप इसको क्रमिक युग्मों के रूप में लिख सकते हैं। एक इनपुट से आपका सी आउटपुट आ रहा है, 2 इनपुट से आपका बी आउटपुट आ रहा है, 3 इनपुट से आपका ए आउटपुट आ रहा है और 4 इनपुट से आपका डी आउटपुट आ रहा है। तो हमने 4 फलन परिभाषित कर लिए।
आप अपनी मैपिंग चेंज करके कोई और दूसरे फलन भी परिभाषित कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कई सारे फलन आपके परिभाषित हो सकते हैं। हमने ये 4 लिए हैं। अब देखिएगा, ये आधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ है। इसने एक दूसरी बात और बोली थी, ए से बी में 4 एकी के अचलक फलन परिभाषित हमने कर दिए और उनके प्रतिलोम भी ज्ञात करने, आपसे ये भी पूछा है। तो देखिएगा प्रतिलोम फलन में क्या होता है। प्रतिलोम फलन में जो आपके ए से बी का कनेक्शन बना के दिया था, ये आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है। यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे डी। हमने शुरुआत वाली मैपिंग क्या ली थी, 1A, 2B, 3C और 4D। ए से बी में आपका फलन था F1। ओके स्टूडेंट्स, फलन यदि आपका F1 है वो ए से बी में परिभाषित है, तो उस फलन का प्रतिलोम फलन हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक की अचालक फलन है। तो फलन F1 का प्रतिलोम फलन आपका सेट बी से सेट ए में परिभाषित होगा। ओके, तो हम मैपिंग को चेंज कर देंगे सेट बी से सेट ए में, सेट बी से सेट ए में, यानी इनपुट देंगे हम एफ इनवर्स फंक्शन में। कहां से एफ इनवर्स अपने इनपुट कहां से लेगा, सेट बी से लेगा, और आउटपुट किस में देगा, आउटपुट देगा आपके सेट ए में। तो हम क्या लिखेंगे, देखो एफ इनवर्स निकालना है तो आप यहीं से एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। मैं इसी को बता देता हूं। पहले चारों फलन लिख देंगे, उसके बाद में लिख देंगे कि इनके प्रतिलोम निम्नलिखित फलन होंगे। तो F1 का हम इनवर्स निकालेंगे तो देखिएगा F इनवर्स इनपुट क्या लेगा, F इनवर्स अपना इनपुट लेगा A। तो A इनपुट पर आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इसको चेंज कर दो, A को पहले लिख दो, 1 को बाद में लिख दो। ऐसे ही F इनवर्स अपना दूसरा इनपुट कहां से, B से लेगा, B ले सकता है। B इनपुट से वो आउटपुट क्या देगा, 2 देगा। आप क्या देख पा रहे हैं कि इस क्रम में ट्यूबिंग को चेंज कर दो, जो बाद में लिखा उसको पहले लिख दो, जो पहले लिखा उसको बाद में लिख दो। ऐसे ही आप इसको देखोगे तो C इनपुट पर 3 आउटपुट आएगा, D इनपुट पर आपका 4 आउटपुट आएगा। तो ये आपका हो गया F इनवर्स, F1 इनवर्स, फंक्शन 1 का आपने इनवर्स निकाल लिया। ऐसे ही आप F3 इनवर्स निकाल सकते हैं, F4 इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो चारों फंक्शंस के हम आसानी से प्रतिलोम फलन भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका, यदि f आपका r से r में परिभाषित है और इस प्रकार से परिभाषित किया है कि f(x) बराबर x³ - 3, तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स विद्यमान होगा तथा f इनवर्स का सूत्र भी याद कीजिए। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बना दिए हैं, f इनवर्स 24 तथा f इनवर्स 5 के मान भी याद कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये एक फलन है आपका r से r में परिभाषित है और f(x) बराबर x³ - 3 दिया हुआ है। तो पहला सवाल तो ये इसने किया, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स विद्यमान होगा। ये आपका पहला सवाल है।
फिर उसने किया कि एफ इनवर्स का सूत्र भी याद कीजिए, ये आपका दूसरा सवाल है, ये तीसरा और ये चौथा, यानी 4 इसमें सवाल करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एफ इनवर्स कब विद्यमान होता है। आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि एफ का एफ इनवर्स यानी प्रतिलोम तभी विद्यमान होता है जब एफ एक ही आच्छादक फलन होता है। यानी यदि आपका फलन एक ही आच्छादक होगा तभी आप बोल सकते हो कि हम उस फलन का एफ इनवर्स निकाल सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं होता है। ये हमने शुरुआत में बता दी थी आपकी बात। यानी आप यदि एफ को एक ही आच्छादक साबित कर देंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ एफ का एफ इनवर्स विद्यमान होगा। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि एफ है वो एक ही आच्छादक फलन है। तो हम क्या करेंगे, एफ की एक ही होने की जांच करते हैं। फलन एफ है वो एक ही है कि नहीं, इस बात की जांच करते हैं। तो किसी भी फलन के एक ही होने की जांच कैसे होती है वो देखें। ध्यान से देखिएगा, ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है। एक फलन आपका एफ लिया गया, ये मान लो इनपुट आपका x1 है, ये इनपुट मान लो आपका x2 है, ये आउटपुट है। हम ये देखते हैं सबसे पहले एक की जांच करने के लिए कि f x1 बराबर f x2। हम दो वैल्यू लेके चलते हैं x1 और x2 नाम की, x1 x2 नाम के दो इनपुट लेके चलते हैं। कौन से सेट में? सेट ए में। ठीक है, हमारे पास में जो फलन दिया था वो आपका r से r में दिया था, यानी आप लिख सकते हो f फलन आपका r से r में है, तो r में कोई दो इनपुट मान लिए मैंने, कौन कौन से? x1 और x2, और मान लिया कि फलन है वो x1 पर जितना मान दे रहा है उतना ही x2 पर मान भी दे रहा है, ये मान लिया हमने। ठीक है, f x1 बराबर f x2 ये मान लिया मैंने, जहां x1 x2 ये किस में बिलोंग करते हैं? x1 x2 है वो आपके r सेट में बिलोंग करते हैं। r क्या है? प्रांत है। तो हम सबसे पहले fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे। हम मानेंगे कि फलन एक ही नहीं है, फलन बहु एक ही है, ये मान के चलेंगे। यदि हम गलत हो गए तो फलन कैसा हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फलन को आपको बहु एक ही मानना है। मान लिया कि x1 और x2 पर दोनों मान बराबर दे रहा है, यानी fx1 बराबर fx2। x1 x2 पर दोनों का मान फलन क्या दे रहा है? एक ही दे रहा है, यानी समान दे रहा है। x1 पर जो मान दिया फलन ने वही मान किस पर दिया? x2 पर दिया, यानी दोनों पर मान क्या दिया? बराबर दिया। ये मानते हैं हम। अब देखिएगा f में आपने x1 इनपुट डाला तो आपका fx था वो देखेंगे इस टाइप से था, f r से r में, और fx बराबर आपका x क्यूब माइनस 3 था। ओके, तो x इनपुट का वो क्या करता है फलन? x का क्यूब करता है, माइनस 3 करता है। तो आप क्या करेंगे, x1 यदि इनपुट दे रहे हो तो x1 इनपुट का क्यूब करेगा, यानी आप लिखोगे x1 इनपुट का क्यूब माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपने x2 इनपुट डाल दिया तो इनपुट का पावर 3 करेगा, यानी x2 का क्यूब करेगा और माइनस 3 करेगा। ये फंक्शन हो गया। आप देखेंगे तो माइनस 3 को यदि ट्रांसफर कर दोगे तो कट जाएगा, माइनस 3 को उधर भेज दोगे तो प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू बचेगी आपकी x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। अब यहां से देखो बच्चों क्या निष्कर्ष निकलता है, x1 का क्यूब और x2 का क्यूब दोनों बराबर हैं,
क्या मतलब है इसका कि x1 का मान और x2 का मान दोनों बराबर आएंगे। देखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि x1 का क्यूब और x2 का क्यूब यदि बराबर हैं तो x1 और x2 का मान दोनों बराबर होना पड़ेगा। यहां से देखिएगा इसका एक दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात लेता हूं, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर दे दे तो आप जरूरी नहीं है x1 बराबर x2 लिख दें। देखिएगा क्यों। सपोज मैंने x1 की वैल्यू ले ली आपकी -2 और आपके x2 की वैल्यू ले ली मैंने +2। x1 की वैल्यू क्या ली मैंने -2 ले ली और x2 की वैल्यू ले ली +2। तो आप देखेंगे x1 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर यानी +2 का स्क्वायर। आप जानते हैं -2 का स्क्वायर 4 होता है, +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। लेकिन क्या आपके x1 और x2 बराबर हैं क्या? नहीं है। x1 वैल्यू आपने कितनी ली है -2 ली है और x2 वैल्यू आपने कितनी ली है +2 ली है। तो x1 और x2 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इससे ये कंक्लूजन निकालना गलत हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू यदि माइनस में चली गई तो भी आपकी प्लस में रिजल्ट में आती है, लेकिन क्यूब में नहीं आती है। मैंने x1 को -2 लिया तो -2 का स्क्वायर करने से +4 आया, तो LHS की वैल्यू आपकी 4 हो गई। x2 की वैल्यू मैंने +2 ली तो +2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो RHS की वैल्यू भी 4 आई। यानी LHS और RHS दोनों बराबर हैं, यानी x1 का स्क्वायर बराबर है x2 के स्क्वायर के। लेकिन इससे कोई ये निष्कर्ष नहीं निकला कि x1 बराबर x2 है, क्योंकि x1 को मैंने -2 लिया था और x2 की वैल्यू 2 ली थी। तो यहां से ये कंक्लूजन नहीं निकला कि x1 बराबर है x2, यानी यहां पर तो x1 बराबर नहीं है x2, राइट। लेकिन क्यूब में डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब यदि है तो इसका मतलब x1 और x2 की डेफिनेटली वैल्यू बराबर होनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस का होगा तो माइनस से रिजल्ट आपको क्यूब में माइनस मिलेगा। तो दोनों वैल्यू यदि बराबर होंगी तभी उनका क्यूब कैसा आएगा, बराबर आएगा, राइट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। यदि स्क्वायर फंक्शन होता तो उसमें x1 बराबर x2 जरूरी नहीं आ जाए, डिफरेंट आ सकती हैं। तो ऐसा स्क्वायर वाला फंक्शन या इवन पावर वाला फंक्शन होता है वो कभी एक एक ही नहीं होता है। ओड पावर वाला फंक्शन होगा वो एक ही हो सकता है। तो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब देने का मतलब क्या निकला कि x1 बराबर है x2। अब देखिएगा क्या निष्कर्ष निकला। हमने बोला था कि x1 x2 नाम के दो इनपुट हैं और दोनों इनपुट से आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हमने इसमें रख दिया वैल्यू और हमें कंक्लूजन मिला कि x1 बराबर x2 है। x1 बराबर x2 मिलने का मतलब क्या हुआ, x1 और x2 कोई दो डिफरेंट पॉइंट नहीं है, दोनों सेम पॉइंट है। सेम पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ, इनकी लोकेशन दो अलग अलग मत बनाओ, एक ही बनाओ। तो एक ही बनाने का मतलब क्या हुआ, x1 और x2 यदि आपके दो समान पॉइंट हैं तो उन पॉइंट से आउटपुट समान आएगा। तो आप देखिएगा कंक्लूजन ये निकला कि एक पॉइंट से एक ही जुड़ा हुआ है, इसका मतलब फलन कैसा हो गया, एक ही हो गया। तो हम ये लेके चलते हैं और यदि x1 बराबर x2 आ जाता है, हमने शुरुआत में क्या लिया, फलन बहुएकी माना और उससे कंक्लूजन निकला कि x1 बराबर x2 है। x1 x2 कोई दो डिफरेंट पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। इसका मतलब एक ही पॉइंट है तो एक का कनेक्शन एक से हो गया, तो इसका मतलब फलन कैसा हो गया, एक ही हो गया। तो यहां से आप निष्कर्ष निकाल के बोल देंगे कि f कैसा फलन है आपका, f एक ही है। नंबर एक बात तो प्रतिलोम फलन के लिए पहली बात तो हमने देख ली कि f एक ही तो हो गया। अब दूसरी जांच कौन सी है, आच्छादक की जांच है। अब आच्छादक की जांच कैसे करते हैं वो देख लें। देखिएगा f की आच्छादक फलन होने की जांच, ये फलन f आच्छादक है तो फलन के आच्छादक होने की जांच करते हैं।
इसमें सबसे पहले एक बात देख लें, ये आपका सेट आर था, ये सेट आपका आर था, आपका फंक्शन एफ है वो आर से आर में डिफाइंड था। आच्छादक होने का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई खाली नहीं छूटना चाहिए, इसमें कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। यदि इसमें कोई खाली हो गया तो इसका मतलब फलन आच्छादक नहीं है। तो हम कोई ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं इसके अंदर जो खाली बैठा है, जिसका लिंक इससे है ही नहीं, तो इसमें कोई एलिमेंट ढूंढते हैं। हम मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई आपका y नाम का पॉइंट बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो है y, उसका लिंक चेक करते हैं इसके अंदर है क्या। तो इसका लिंक किसी x से मान लेते हैं, या मान लो कोई पॉइंट है और ये पॉइंट यदि इसी के अंदर आ गया, इसका लिंक मान लेते हैं किसी पॉइंट से है, और वो पॉइंट यदि इस सेट के अंदर चला गया, इसका मतलब इस सेट के अंदर के पॉइंट का इस सेट के अंदर के पॉइंट से लिंक है। तो इसके लिए लिखना क्या होता है, देखो, माना y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r का मतलब r कौन सा ले रहे हो, सह प्रांत वाला। माना y बिलोंग्स टू r सच दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, और ये r कौन सा है, प्रांत, ठीक है। x बिलोंग्स टू r, ये r है वो आपका प्रांत वाला r है, और ये इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि fx बराबर है y, ठीक है। हम कोई ऐसे x को ढूंढने की कोशिश करते हैं r में जो आपका इस y से कनेक्टेड हो, तो fx बराबर हम y लेके चलेंगे। ये आपको पता है कि f अपना इनपुट यदि x देगा तो y आउटपुट देगा। तो हम देख लेते हैं fx बराबर y लेकर के, आप देखोगे तो fx का मान आपका क्या था, x का क्यूब माइनस y, x का क्यूब माइनस 3 था, सॉरी x का क्यूब माइनस 3 आपका fx था, और बराबर में वैल्यू क्या है, y है। यहां से x क्यूब का मान निकालोगे तो y प्लस 3 आएगा। फिर से देखिएगा, आप यदि x का मान निकालना चाहते हैं तो y प्लस 3 की पावर कितनी बनेगी, 1/3, यानी आप x देखोगे तो ये क्यूब रूट है किसका, y प्लस 3 का। अब देखिएगा, यदि y आप इस R सेट में से कोई भी वैल्यू उठा के रख दें, इस R सेट में कौन कौन सी वैल्यू होती हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसमें से आप यदि किसी भी y को उठा के इसके अंदर रख देंगे, उसमें 3 जोड़ देंगे और उसका यदि घनमूल निकालेंगे तो एक वास्तविक संख्या ही मिलने वाली है, राइट स्टूडेंट्स। घनमूल निकालोगे तो इसका मतलब ये संख्या आपका जो मान देने वाली है उसका यदि घनमूल निकालोगे तो आपको एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी। वास्तविक संख्या मिलने का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या मिली इसका मतलब x का मान है वो आपका वास्तविक संख्या में समुच्चय में ही स्थित है, x कहीं बाहर स्थित नहीं है। यदि x का मान हमें वास्तविक संख्या मिल रही है, इसका मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ही x स्थित है। यदि x कोई और शकल का आपको मिलता, यदि x कोई और शकल का आपको मिलता, तब हम बोल सकते थे कि वो x है वो बाहर है, इस R के अंदर नहीं है। लेकिन हमें क्या मिल रहा, देखो, किसी भी वास्तविक संख्या को आप रख दो y की जगह पे, कोई भी आप वास्तविक संख्या उठा लो, प्लस 3 करो, उसका घनमूल निकालो तो आपको एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी, राइट स्टूडेंट्स। जैसे मान लो y की आपने y की वैल्यू डाल दी 24 मान लो, ठीक है, तो y प्लस 3 करोगे यानी 27 बन जाएगा, और 27 का आप घनमूल निकालोगे तो कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। तो 3 कैसी संख्या होती है, रियल नंबर होती है। y बराबर 24 भी आपने एक रियल नंबर ली, तो मैंने क्या किया था शुरू में, याद करो, मैंने माना था
कि माना y नाम की कोई ऐसी संख्या है जो R में है, तो y का मान मैंने 24 लेके एक उदाहरण के तौर पे ले लिया, और मैंने y को इस प्रकार से लिया कि x मेरी वास्तविक संख्या है, मैंने माना, तो x वास्तव में मेरी कैसी संख्या आ रही है, वास्तविक संख्या आ रही है 3, तो इसलिए हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R। ये R कौन सा है, प्रांत है, और ये R कौन सा है, सह प्रांत है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये फलन कैसा हुआ, आच्छादक हो गया, अतः f एक आच्छादक फलन है। ये आपकी समीकरण नंबर हो गई दूसरी। अब आपने क्या देखा कि फलन एकेकी भी है और फलन आच्छादक भी है, तो फलन यदि एकेकी आच्छादक दोनों है, इसका मतलब हम उसका प्रतिलोम फलन परिभाषित कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से f एकेकी आच्छादक फलन है, एकेकी आच्छादक फलन है, अतः आप लिखेंगे f इनवर्स विद्यमान होगा, f इनवर्स मिलेगा। फिर उसने दूसरा सवाल किया था f इनवर्स ज्ञात कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो f इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई x है, यह आपका फलन f है, ये है y, x का लिंक y से है। मान लिया f x इनपुट पर आपकी y वैल्यू दे रहा है, मान लिया f(x) की वैल्यू आपकी है x की पावर 3 माइनस 3 बराबर y। यहां से x की पावर 3 का मान निकालोगे तो आपका y प्लस 3 आएगा, और x का मान निकालोगे तो आप लिखोगे y प्लस 3 की पावर 1/3। देखिएगा स्टूडेंट्स, f(x) बराबर मैंने y मान लिया, तो आपको याद होगा f को इधर सेंड करने से x बराबर मिलेगा आपको f इनवर्स y, राइट स्टूडेंट्स। f(x) बराबर y है, तो f को यदि उधर सेंड कर दोगे तो f इनवर्स लग जाएगा किसके, y के, और बराबर क्या बचेगा, ओनली x। तो x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे आप लिख सकते हैं f इनवर्स y, और बराबर आपको मान मिला y प्लस 3 की पावर 1/3। देखिएगा बच्चों, f इनवर्स y पर आपको ऐसा वैल्यू दे रहा है, हम किसी भी फलन को लिखते हैं तो आपको याद होगा, चाहे f इनवर्स x लिखें या f(x) लिखें या gx लिखें या g इनवर्स x लिखें, हमेशा हम इनपुट क्या देते हैं, हमेशा हम इनपुट x ही तो देते हैं। तो y को चेंज कर दो, आप वेरिएबल को f इनवर्स y की जगह पे x पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, देखो x प्लस 3 की पावर 1/3, ये हमारा क्या मिल गया, प्रतिलोम फलन मिल गया। ठीक है, हमने f इनवर्स x प्रतिलोम फलन ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका इसमें कि f इनवर्स 24 की वैल्यू निकालो। f इनवर्स 24, f इनवर्स 24 आपको निकालना है, इसका मतलब क्या है, x की जगह पे आपको 24 रखना है, तो x की जगह पे आप 24 रख दोगे, ये 24 प्लस में 3 और इसकी पावर 1/3, यानी 27 की पावर 1/3। 27 की पावर 1/3 का मतलब 27 का घनमूल, 3 से भाग दोगे 9 बार, 3 से भाग दोगे 3 बार, 3 से भाग दोगे 1 बार। घनमूल का मतलब 3 का ग्रुप बनाना होता है, और 27 की पावर 1/3 का मतलब 3। तो एक उत्तर आपका ये आ जाएगा। एक और आपसे पूछा था f इनवर्स 5 का मान ज्ञात करो, f इनवर्स 5 का मान ज्ञात करोगे, इसका मतलब x की जगह पे आपको क्या रखना है, 5 रखना है।
तो आप देखेंगे x की वैल्यू 5 डालने से 5 प्लस 3 पावर 1/3, आप देखेंगे 8 की पावर 1/3 बनी। 8 की पावर 1/3 का मतलब घनमूल निकालना 8 का, 2 से भाग दोगे 4 बार, 2 से दोगे 2 बार, फिर 2 से 1 बार, घनमूल निकालोगे तो आपको 2 मिलेगा। तो 8 की पावर 1/3 का मान क्या आ गया? 2 आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो आप ठीक तरीके से इसको देख लें, बीच में यदि बीच में वीडियो को पॉज करना पड़े तो आप करके देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।